हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करेंगे यूनिट सेकंड की। और यूनिट सेकंड में 3 टॉपिक को आज हम यहाँ पे क्लियर आउट कराएंगे। देखिए, हर यूनिट में 3 या 4 ही टॉपिक है और 4 कंप्लीटली आपकी यूनिट्स है, तो वो 4 दिन में ही ये सारा प्रैक्टिकल वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि काफ़ी सारे कॉलेजेस में अगर बात करते हैं तो ये प्रैक्टिकल हो चुका है, लेकिन शायद उनके लिए सफिशिएंट ना हो इस तरह के वीडियो लेक्चर। बट हाँ, जिन कॉलेजेस में अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म ही फिल किए जा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट मैटर है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे पास पेपर का नाम तो है कि हाँ, ये दूसरा पेपर भी है, प्रैक्टिकल पेपर भी है, लेकिन इस प्रैक्टिकल पेपर के अंदर अगर हम अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उसके सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनके अंदर के क्या टॉपिक हैं, क्या आने वाले हैं। और अगर हम प्रैक्टिकल टॉपिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वो तो आपको कॉलेज से ही मिलते हैं। कॉलेज में ही टीचर्स आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए आपको रिकमेंड करते हैं कि क्या क्या टॉपिक पर आपको फाइल या प्रोजेक्ट तैयार करना है। बट उसकी थियोरेटिकल नॉलेज यानी कि उसकी जो भी टॉपिक हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उस चीज़ को लेकर के ही हम इस वीडियो लेक्चर को तैयार कर रहे हैं। उन 4 टॉपिक को हमने इसलिए रखा है ताकि आपकी इन 4 क्लासेस में प्रैक्टिकल वर्क आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि एग्जामिनर अगर कुछ भी पूछे आपसे जो बेसिक बेसिक है वो कंसेप्ट आप वहाँ पे बता सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यूनिट सेकंड में जो भी 3 टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है, ज़्यादा से शेयर करना है। और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके पास मटेरियल प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है, तो आपकी शेयर करने से उनके पास ये मटेरियल पहुंच पाएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे कर्मा थ्योरी ऑफ राइट्स, या पूरा का पूरा हम बता देते हैं तीनों टॉपिक से। कर्मा थ्योरी ऑफ राइट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो कर्मा थ्योरी क्या होता है? देखिए, कर्म क्या होती है, आपने गीता वगैरह भी पढ़ी होगी कि जो भी हम काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं और उसी से हमारे कर्म डिसाइड होते हैं कि आने वाले जो जीवन होगा, आने वाले जो भी जनरेशन होगी वो किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगी। आज के जितने भी अच्छे कर्म किए जाते हैं उसके बाद में क्या रिजल्ट होता है, उसका क्या फीडबैक मिलता है, वो आपको एकदम से नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे उसका ज़रूर मिलता है। जैसे भी आप कर्म करोगे उसी के आधार पर आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसमें बताया जाता है, मतलब मोस्टली आप इसके बारे में बता सकते हो। तो अधिकार इससे रिलेटेड है। देखिए, अधिकार समाज द्वारा दी गई व राज्य द्वारा रक्षित वे सुविधाएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपना बहुमुखी विकास करता है। यानी कि हम काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, हम काम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसकी अथॉरिटी हमें ना मिले तो हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है कि हर व्यक्ति का बहुमुखी, चारों तरफ से उसका डेवलपमेंट उस चीज़ को लेकर के ही अधिकारों को रखे जाते हैं। अधिकार शब्द की जो व्युत्पत्ति है, अगर हम उसकी ग्रोथ की बात करें तो वो संस्कृत भाषा के 2 शब्द यानी कि अधि या कार से मिलकर के हुई है, जिनके क्रम से अर्थ है कि प्रभुत्व और कार्य, यानी कि एक तरीके से उस पर अपना प्रभुत्व रखना जिस कार्य को आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ में अधिकार का आशय उस कार्य से है जिस पर व्यक्ति का प्रभुत्व होता है। तो यहाँ पे जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस तरह की डेफिनेशन तो आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे होंगे, सुनते आ रहे होंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में बहुत से व्यक्ति निवास करते हैं जिनके स्वभाव और विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। और समाज का संगठन ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ करने की जो अधिक से अधिक उसको सुविधा मिल सके। तो यही क्या चीज़ें होती है, यही राइट्स होते हैं, यही ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में आपको हेल्प करते हैं। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिर्फ अच्छे पहनने या खाने पीने से नहीं होता है, बाकी आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपको वो वहाँ पे काम भी तो मिलना चाहिए। आपका एक अच्छा जो लाइफ है वो अच्छी तरीके से सर्वाइव होनी चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आते हैं कि आपको समझ हो, आप जहाँ भी जाए आपको एक तरीके से जो भी राइट्स है, अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी वहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे कर्म से रिलेटेड काफ़ी सारे श्लोक गीता के दिए हुए हैं, जिनमें से एक श्लोक हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे कि श्लोक दिया हुआ है कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु हेमु भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि।
तो मतलब इसका अर्थ है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है और उसके फलों में कभी नहीं। यानी कि आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करें, उसका क्या फीडबैक, क्या रिजल्ट आने वाला है उस पर फोकस ना करें। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। तो आप अपना काम करें, आप अपना कर्म करें जो भी है, उसकी फल की चिंता ना करें। क्योंकि अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसके आधार पर ही आपको वो फल मिल जाएंगे। तो आगे ये बताते हैं कि इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु न हो और तेरी अकर्मण्यता में आसक्ति भी ना हो। तो कर्म करने का अधिकार ही कर्म का अधिकार सिद्धांत है। कर्म फल की आकांक्षा को ना रखना अकर्म मान्यता से बचने पर निष्काम कर्मवाद बनता है। अतः निष्काम कर्म से ही संसार की गति बनी रहेगी और विश्व में सुख, शांति और समृद्धि की स्थापना हो सकती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, वन लाइन में समअप हो जाएगा ये पूरा का पूरा श्लोक। इसका अर्थ कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाते हैं, चाहे आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। उसका रिजल्ट क्या आने वाला है उस पर ध्यान मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से किसी काम पर मेहनत की होगी तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो कहने का इसका मतलब ये है। तो ये तो था कर्म का कंसेप्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे राइट्स यानी कि अधिकार के बारे में देख लीजिए। अधिकार एक सामाजिक दावा होता है। अगर हम अधिकार की बात करते हैं, आपके राइट्स की बात करते हैं, तो यह मानवीय व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य है। क्योंकि अगर आपको राइट्स नहीं मिलेंगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो अधिकार हमारे लिए एक दावे की तरह होते हैं। अधिकार सार्वजनिक होते हैं क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। निभाए गए कर्तव्यों के बदले में अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। अधिकार का जो स्वरूप है वो सामाजिक होता है। क्योंकि इंडिविजुअल आपको कोई अधिकार या राइट्स नहीं मिलता है, एक सार्वजनिक रूप से, नहीं कि सभी को जो मिले हैं वही आपको मिलेगा। इसका अस्तित्व समाज में होता है और इनका प्रयोग व्यक्ति या समाज के हित में ही होता है। तो राइट्स दिए जाते हैं बट समाज के हित में दिए जाते हैं, तो बाकी सोसाइटी इससे प्रभावित ना हो, नेगेटिव इफेक्ट ना हो, तो इसको भी इसमें ध्यान रखा जाता है। राज्य अधिकारों की रक्षा करता है और इन्हें मान्यता प्रदान करता है और समय समय पर इन्हें बनाए रखता है। तो ये था पूरा का पूरा राइट्स का कॉन्सेप्ट कि क्या कर्म होता है, क्या राइट्स होते हैं, अधिकार, कर्म, ये किस तरीके से रिलेट करते हैं। देखिए, कर्म आप तभी कर पाओगे, काम आप तभी कर पाओगे, यानी कि वर्क आप तभी कर पाओगे जब आपको उसकी अथॉरिटी होगी। आपको राइट टू इक्वेलिटी आपने पढ़ा, राइट टू फ्रीडम आपने पढ़ा, बट इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, आपके पास ये राइट्स नहीं होंगी, आपसे छीन ली जाए, तो आप कितने ही काम करने की कोशिश करें आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, समानता में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आप बहुत कुछ इसमें स्किप कर जाओगे, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा हम इन दोनों को रिलेट कर पाते हैं कि कर्म और जो आपके राइट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप है, एक दूसरे के मतलब ये कहें कि एक दूसरे की नींव की तरह काम करते हैं। और वैसे कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रैक्टिकल जो आपके अलग अलग टॉपिक है, इनकी जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी हम लेकर के आएँ। तो कोशिश यही जारी रहेगी कि आपकी जो डेट शीट है उसको आने से पहले, या फिर जो भी है कि या फिर जो भी है आपकी प्रैक्टिकल डेट आने से पहले इस ऑप्शनल बेस्ड सीरीज़ को हम लेकर के आएँ और आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो जाए। क्योंकि जब भी एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन सीरीज़ के माध्यम से हमें तैयार हो जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर ही यूनिट सेकंड के ही अंदर है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संविधान की वचनबद्धता का चरम बिंदु है। अगर हम शिक्षा अधिकार अधिनियम की बात करते हैं तो 2009 में वो स्टार्ट किया गया था। और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वह सुनिश्चित करना है कि राज्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए प्रावधान कर 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग में सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व पूरा करे। शिक्षा का अधिकार विद्यालय में दबाव, भयमुक्त, निःशुल्क, आनंददायक और बाल केंद्रित अधिगम अनुभव, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग यानी कि सीखना, अनुभव प्रदान कर बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। यह अधिकार ऐसे वातावरण में अधिगम की आवश्यकता को ध्यान में रखता है जो बच्चे के लिए आनंददायक, सुखद और प्रेरक हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण अधिगम, ये जी जो एजुकेशन लर्निंग है उसका जो भी प्रोसेस है वो चिंता से बिल्कुल अलग होना चाहिए और बच्चे का ज्ञान निर्माण करती है। इसका पाठ्य विवरण सुधार की दिशा में होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुख्य हितधारकों जैसे माता पिता, समुदाय को और अधिक समीप लाता है तथा विद्यालय से संबंधित मामलों में उन्हें सम्मिलित गुणवत्ता शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने में अधिक उत्तरदायी बनाता है। तो ये
इस तरीके से राइट टू एजुकेशन की कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि शिक्षा का अधिकार बेसिकली 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए 86वें संविधान संशोधन के आधार पर निःशुल्क दिया गया है। और इस शिक्षा के अधिकार को आप 3 तरीके से 3 स्टेप से पढ़ते हो। एक आप डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ते हो, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ते हो, फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हो। तो यहाँ पर शिक्षा के अधिकार को हम 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल टॉपिक के डायरेक्शन से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि राइट टू एजुकेशन एक्चुअल में क्या है, किस अधिनियम के आधार पर चीज़ें रखी गई हैं, कौन सा अधिनियम है, और जैसे कि मैं 2009 का बताया आपको। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि एक्चुअल में शिक्षा के अधिकार में क्या इंक्लूड किया गया है, कौन से आर्टिकल में है, तो ये एक बेसिक के आधार पर आपको पता होना चाहिए। और शिक्षा अधिकार से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं कि किस कंट्री में सबसे पहले ये चीज़ें रखी गई थी शिक्षा के आधार पर, देखिए तो 1870 में अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ 1870 में। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि शिक्षा को लेकर के कौन बहुत ज़्यादा कंसेस हुआ, तो वो ब्रिटेन था। और उसके बाद बाकी की जो कंट्री हैं उन्होंने भी इस पर फोकस किया और एजुकेशन को इम्पोर्टेंट माना। जैसे कि 6 से 14 साल तक ये बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कराने का जो भी प्रोसेस है, ये सारी बातें। और इसके बाद 1872 में भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय नेता और सामूहिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की मांग की गई। यानी कि जब एक कंट्री में इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं तो बाकी कंट्री उसको देख करके मतलब एक तरीके से एक्टिवेट ज़रूर होती है। तो एजुकेशन के मामले में भी कुछ ऐसा था कि जैसे ही ब्रिटेन में ये चीज़ें हुई, अधिनियम वगैरह बने एजुकेशन को लेकर के, ऐसे ही भारत में भी ये अभियान चलने स्टार्ट हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, और लास्ट इस यूनिट का जो टॉपिक है वो है नागरिक चार्टर यानी कि सिटीजन्स चार्टर। तो संपूर्ण विश्व में एक्सेप्टेबल तथ्य है, यानी कि वो एक्सेप्ट किया जाता है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों के स्थायी विकास के लिए सुशासन अनिवार्य है। यानी कि एक अच्छा गुड गवर्नेंस होनी ज़रूरी है अगर सही तरीके से हमें समाज की गति को लेकर के जाना है। नागरिक चार्टर उन समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास है जिनका सामना लोक सेवाएं यानी कि पब्लिक सर्विस प्रदान करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी संगठन हैं, उनसे संपर्क करते हुए दिन प्रतिदिन नागरिकों को करना पड़ता है। नागरिक चार्टर का उद्देश्य सेवा प्रदाता और उसके प्रयोक्ता के मध्य विश्वास स्थापित करता है। और ये जो आइडियोलॉजी है सिटीजन्स चार्टर की, वो सर्वप्रथम यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के जॉन मेजर की कंजर्वेटिव सरकार में वर्ष 1991 में मूर्त रूप में आई और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में एग्जीक्यूट की गई, जिसका सामान्य सा लक्ष्य था कि देश के लोगों के लिए लोक सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना, ताकि ये सेवाएं प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुरूप बन सके। तो नागरिक चार्टर का मतलब यही होता है कि एक गुड गवर्नेंस को जितने भी काम करने होते हैं, वो जितनी भी उसको समस्याएं फेस करनी होती हैं उससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन नागरिक चार्टर के द्वारा किया जाता है। कि उस एरिया में कितने नागरिक हैं, नागरिकों में मेंस वुमेन्स कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितनों को कितनी ज़्यादा सुविधाएं देनी हैं, और वो सारी चीज़ें एक चार्टर के माध्यम से वहाँ पे इंक्लूड करनी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर हम ओवरऑल समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो एक अधिकारी को या फिर कुछ भी ऐसे प्रशासन को उस चीज़ों को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से इसलिए वो नागरिक चार्टर का उपयोग करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे यूके में इस चीज़ को यूज़ किया गया था, और धीरे धीरे बाकी कंट्री ने भी इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो नागरिक चार्टर के माध्यम से शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इसके अलावा अगर हम चार्टर की बात करते हैं तो देखिए, नागरिक चार्टर तो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करती है। अगर हम यहाँ पे थोड़े से पॉइंट नोट करें तो जैसे चार्टर बनाते वक्त ये ध्यान में रखना होता है इनके विज़न क्या है, उनका मिशन क्या है। उसके बाद कारोबार के ब्यूरो इसमें तैयार किए जाते हैं। अगर हम एक बिजनेस टाइप से उसको सोचते हैं तो वो कितने ज़्यादा कारोबार का वहाँ पे ब्यौरा तैयार करता है। उसके बाद ग्राहकों के जो कस्टमर हैं उनके ब्यौरे तैयार किए जाते हैं, और हर एक ग्राहक जो भी एक कस्टमर है उसके समूह को उपलब्ध कराएगी सेवाओं के ब्यौरे यहाँ पे रखे जाते हैं कि क्या क्या आपने कस्टमर को प्रोवाइड कराया है, और उनका फीडबैक लिया जाता है कि कितने ज़्यादा इसमें हैप्पी हैं, कितने ज़्यादा उसमें मतलब संतुष्ट हैं, सेटिस्फेक्शन उनको मिल रहा है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें चार्टर में ही लिखी जाती है, नागरिक चार्टर में लिखी जाती है। क्योंकि आप छोटे से छोटी चीज़ भी स्टार्ट करोगे तो आप पूरा का पूरा डाटा अपने पास रखोगे। देखिए, एक बिजनेसमैन अगर आप देख सकते हैं कि बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, कि वो जो भी चीज़ें वहाँ पे बना रहा है क्या उसकी डिमांड है, तो वो तभी तो सप्लाई कर पाएगा। तो यही चीज़ें वो
सिटीजन्स के अंदर से निकालता है कि जितने भी आसपास के लोग हैं उनके अंदर किस चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा डिमांड है और कौन सी वो चीज़ें जो डिमांडेबल है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इस चीज़ को फोकस करते हुए जो एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी छोटे मोटे कारोबार स्टार्ट करते हैं, वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास अच्छा खासा ब्यौरा आपके पास हो और क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे है वो भी डाटा आपके पास होता है। तो एक तरीके से ये चार्टर ही होता है, एक चार्ट बन जाता है आपका। तो वहाँ पर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागरिकों के सामने क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या चीज़ उनको आवश्यकता, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या आप प्रोवाइड करा सकते हो, तो ये सर्विस के माध्यम से आप उनको दे सकते हो। तो ये चीज़ें एक चार्ट के माध्यम से बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो ये था आपका सेकंड यूनिट के कुछ टॉपिक। आई थिंक सो ये क्लियर आउट हो गए होंगे, कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक को लेकर के आपको एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है बस वो पता होनी चाहिए। ज़्यादा डीप में जाने की कोई ऐसी नीड नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना है इनको। नहीं, एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल वर्क है। क्योंकि अगर आप जिस भी कॉलेज में स्टडी कर रहे हो वहाँ से अगर आपको नागरिक चार्टर या कोई भी ऐसे टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है तो आप बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के उसको स्टडी करते हो और उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हो, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन समझने के लिए थोड़ा बेसिक होना, जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी की जो भी 2 यूनिट आपकी बची हुई हैं वो कल और परसों में कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इनके जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन हैं वो लेकर के आए और आपको एग्ज़ाम से पहले, प्रैक्टिकल से पहले प्रोवाइड करा दें। फर्स्ट जो आपका थ्योरी का पेपर है उसकी भी क्योंकि उसके लेक्चर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक अटेंड नहीं किए तो फटाफट से अटेंड करो, उनको देखो क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी आएंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में हो चुके हैं, तो अब बस रिजल्ट भी आ चुका है इलेक्शंस का, उसके बाद अब आपके एग्ज़ाम ही होने हैं। तो इग्नोर मत करना है, फटाफट से अपनी स्टडी वो अपना स्टार्ट कर देना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस क्लास सीरीज़ का भी लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले आपको इस जो थ्योरेटिकल का पेपर है आपका थ्योरी का, उसके बेस्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है वो भी लेकर के आए, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।